हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने बीएससी सेकेंड ईयर की जो उपसंयोजक यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर फर्स्ट की जो वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने बेसिक लिया था। ठीक है, बेसिक हमने समझा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। उसके बाद में हमने दो टाइप से या फिर यूँ कहें कि हमने देखा था कि उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं इनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी या फिर इनकी अलग से जो ब्रांच है वो किस तरह बनी थी। ओके इसमें हमने दो तरीके के जो है सॉल्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था डबल सॉल्ट और उसके बाद में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे द्विक लवण जो हमने देखा था, और संकुल लवण। संकुल लवण जो था उसी को क्या कहा गया था, द्विक लवण जो है वो डबल सॉल्ट हो गया है। संकुल लवण जो था उसी को कहा गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और उसी में आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस देखा था हमने। जिसने भी नहीं देखी है वीडियो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप जल्दी से जाएं और उसको देख लें। ओके, उसी के बाद में आपको ये समझ आएगा पार्ट नंबर सेकंड जो है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्नर सिद्धांत, या फिर जिसे कहा जाता है वर्नर थ्योरी। ये इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और वर्नर जो है वो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरीज़ हैं उसमें पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है भाई, वर्नर का जो सिद्धांत है। सबसे पहले वर्नर के बारे में थोड़ा कुछ जो है जान लेते हैं कि ये कौन है और क्या इन्होंने मेनली प्रोबेबली किया था इस फील्ड के अंदर। वर्नर जो है इन्हें जो साइंस की फील्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नोबेल प्राइज़ जो है 1930 के अंदर 1913 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बताया था कि इनकी ब्रांच जो है, या फिर यूँ कहें कि जो इसके कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है भाई, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए भाई, अब आगे डिस्कस करते हैं कि इनकी थ्योरी क्या थी। सबसे पहले वर्नर ने जो है अलग अलग तरीके से कुछ कंपाउंड बताए थे, और उन कंपाउंड के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें दो तरीके की संयोजकताएं, यानी दो तरीके की वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दो तरीके की वैलेंसीज के बारे में, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे जैसे समझाते जा रही हूँ वैसे वैसे से समझते जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें आगे आपको अपने आप समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगी वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि ये जो थ्योरी है ये है क्या। ठीक है, दो तरीके की इन्हें संयोजकताएं बताई थी। ठीक है, और उन संयोजकताओं के अंदर दोनों जो संयोजकता थी वो पहली तो थी प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता। दूसरी जो इन्होंने बताई थी वो थी सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हिंदी में कहेंगे हम द्वितीयक संयोजकता। ठीक है भाई, द्वितीयक संयोजकता। चलिए, अब हुआ क्या था, ये प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक द्वितीयक संयोजकताएं ये हैं क्या। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वही हमें समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी। इससे आपको चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। यह है प्राथमिक और यह है द्वितीयक। ठीक है भाई, चलिए अब इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। वैसे वैसे आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ, यहाँ तक इतना वापस से सुन लीजिए। वर्नर जो है साइंटिस्ट हैं, उन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। नोबेल प्राइज़ इन्हें 1913 में मिला था। किस फील्ड के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर दो टाइप की वैलेंसीज बताई। ये दो टाइप की वैलेंसीज किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, पहली जो है वो है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। अब चलिए, प्राथमिक और द्वितीयक है क्या, होता क्या है। उन्होंने एक कंपाउंड लिया, या यूँ कहें कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया जो कि है COCl3.6NH3। ठीक है, इसकी नेमिंग मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसकी नेमिंग मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी। ठीक है, इन्होंने इस कंपाउंड को रेफरेंस में लेते हुए, ठीक है, इस कंपाउंड को लेते हुए इन्होंने दो तरीके की वैलेंसीज बताई। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनमें जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, यानी आयनिक होती है प्राथमिक संयोजकता।
ठीक है, अभी सिर्फ समझते जाइए, आगे एग्जाम्पल आएंगे तब और समझ आएगा। और जो इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो अनआयनिक प्रकार की होती है, यानी कि द्वितीयक जो इसके अंदर संयोजकता होती है वो अनआयनिक होती है, जिसे कह सकते हैं हम नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल। अब आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल का मतलब समझ लीजिए आप। आयोनाइजेबल क्या है, जो टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, और जो अनायनिक है नॉन आयोनाइजेबल, जो इजीली टूट नहीं सकती या फिर यूँ कहें कि जो ब्रेक नहीं होती हैं और जो आयनिक फॉर्म में नहीं आती हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला डिफरेंस था ये। दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी अगर हम कोई भी कंपाउंड के अंदर निकाल देते हैं तो वो दूसरे ऋणायन यानी दूसरे नेगेटिव चार्ज के थ्रू हम उसे स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि ये स्टेबल हो सकती है किससे, नेगेटिव चार्ज से या फिर ऋणायन से। ठीक है, यानी कि इन्हें जो है हम ऋणायनों द्वारा क्या कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, एक बार पॉइंट समझते रहिए, एग्जाम्पल आएगा तब सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, इसे द्वितीयक संयोजकता जो है, इसे हम ऋणायन और यानी कि नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल जो हमारे पास में कंपाउंड्स होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, उन दोनों से हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि ऋणायनों द्वारा और साथ ही साथ में हम उसे जो है न्यूट्रल यानी उदासीन अणुओं द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। ठीक है, जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है इसका मान जो होता है, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हर एक कंपाउंड के अंदर, उसका मान जो होता है हमेशा फिक्स होता है। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं। इनकी वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स, इनकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स नहीं होती हैं, यानी ये बदलती रहती हैं। यानी अगर किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता का मान 6 है तो वो हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये प्राइमरी वैलेंसी का मान 4 है तो हम उसे 3 भी कर सकते हैं, हम उसे 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है ये। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कहता है कि कोई भी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी से केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अंक की यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी हमें जानकारी मिलती है। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बताती है किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में या ऑक्सीकरण नंबर के बारे में। किसके ऑक्सीकरण नंबर, धातु के ऑक्सीकरण नंबर के बारे में, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या किसकी, धातु की यानी मेटल की। ठीक है भाई, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा कुछ भी नहीं बताती है। समझ आ गई ये चीज़। अब देखते हैं इसका लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि इसके बारे में डिफरेंशिएट करता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, पॉइंट नंबर फिफ्थ जो है कि एक ऋणायन धातु परमाणु की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों अवस्था के बारे में बताता है। ये जो है डिफरेंस नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो प्राइमरी और द्वितीयक दोनों तरीके की जो वैलेंसीज हैं, प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी जो है दोनों को क्या करता है, स्टेबल करता है। ये बात हमने अभी पीछे पढ़ी है, देखिए यहाँ पे, यानी कि ऋणायन जो है प्राइमरी को भी वैलेंस स्टेबल कर रहे हो और जो सेकेंडरी है उसको भी स्टेबल कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दोनों के लिए क्या है भाई, कॉमन है। समझ आ गई ये चीज़। चलिए अब इन पॉइंट्स को समझते हैं एग्जाम्पल से। अब कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, हमने सबसे पहले लिया है COCl3.6NH3। ठीक है भाई, COCl3.6NH3। अब ये जो इन्होंने सारे पॉइंट दिए थे इनका वेरिफिकेशन किया गया, और ये वेरिफिकेशन किया गया आयोनिक रिएक्शंस के थ्रू, यानी कि आयनिक अभिक्रियाएं जो होती है उससे इनका वेरिफिकेशन किया गया। कैसे किया गया, सबसे पहले जो वर्नर है उन्होंने कहा COCl3.6NH3 है मेरे पास में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है हमारे पास में कोबाल्ट। ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट के पास में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो है ये NH3 जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ये NH3 2 3 4 5 और ये हो गया 6।
ठीक है भाई, ये 6 NH3 इसके साथ जुड़े गए हैं, ये 3 Cl जो है इसके बाहर है। समझ आ गई ये चीज़। अब जो है वर्नर उन्होंने कहा था कि इस कंपाउंड के अंदर जो डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट से जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं, 6 NH3, वो है इनकी, ये जो जुड़े हुए हैं ये है इसकी द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। और जो ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये है इसकी प्राथमिक संयोजकता जो कि है प्राइमरी वैलेंसी। समझ आ गई ये चीज़, समझे अभी। यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोबाल्ट के साथ में, मेटल के साथ में जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, वो है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, और जो इसके बाहर जुड़े होते हैं वो होती हैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता। समझ गए ये चीज़। अब देखिए पॉइंट्स को धीरे धीरे हम लेते हैं। सबसे पहला कहा गया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, यानी ये जो होगी ये आयनिक प्रकार की होगी, जबकि ये अनआयनिक प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6 बना सकता है। ठीक है, बाय चांस हमने कोबाल्ट के साथ में यहाँ पे हमने 6NH3 लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने CCl3.5NH3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 5 हो गई है, जबकि हमें पता है कि कोबाल्ट 6 वैलेंसी बना सकता है। तो कोबाल्ट क्या करेगा, एक्चुअली में कोबाल्ट क्या करेगा, ये इसके साथ में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसके साथ में NH3 जुड़े हैं 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 NH3 जुड़ गए हैं, लेकिन कोबाल्ट एक्चुअली में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कोबाल्ट क्या करेगा, ये बाहर के जो Cl बचे हुए इसके पास में 3, उसमें से 2 Cl तो बाहर रह जाएंगे और 1 Cl जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 2 Cl बच जाएंगे और 1 Cl अंदर की तरफ आ गया। अब इससे हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला, कौन से वाला, कि प्राइमरी प्राथमिक जो होती है संयोजकता होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, यानी वो टूट सकती है और वो अंदर आ सकती है, यानी वो द्वितीयक संयोजकता बन सकती है, जबकि सेकेंडरी जो होती है वो अनायनिक होती है, यानी ये टूटकर बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए पहले, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे पहले 3 थी, अब यहाँ पे 2 हो गई है, यानी ये फिक्स नहीं होती है, लेकिन ये द्वितीयक संयोजकता जो है ये हमेशा फिक्स होती है कि अगर ये 6 है तो ये 6 ही रहेंगी, अगर ये 5 ले ली हमने तो बाहर वाली एक प्राथमिक संयोजकता को अंदर ले लेगा। समझ आ गई ये चीज़। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने कोई भी प्राथमिक संयोजकता ली है, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 Cl बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए हम इसके अंदर प्राथमिक संयोजकता एक और जोड़ते हैं तो ये Cl है, Cl क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो इसको कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला ही रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि Cn-, जैसे कि F-। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं यही इसे रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले या न्यूट्रल एटम्स या अणु जो होते हैं वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, यानी कि यहाँ पे हमने 5 NH3 लिए थे, अब छठा जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे जोड़ा है, 6th मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हमने एटम जो जोड़ा है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, उसकी जगह पे हम कोई न्यूट्रल भी जोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे H2O भी जोड़ सकते हैं। समझ आई ये चीज़। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है उसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज वाला जो अणु है या परमाणु है वही बैलेंस कर सकता है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसे नेगेटिव चार्ज वाला भी बैलेंस कर सकता है और उसे न्यूट्रल भी बैलेंस हमेशा कर सकता है। समझ आ गई ये चीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इनके बारे, ये जो है हमें प्राइमरी वैलेंसी जो है ये हमें जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, किसकी, मेटल की। देखिए भाई, हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते हैं, हम ये वाला लेते हैं पहले, ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कहता है कि हमेशा प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताती है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, कोबाल्ट ले लिया हमने, ठीक है, इसमें जो एटम प्रेजेंट है यहाँ पे सबने ऑब्वियसली 11th-12th के अंदर पढ़े हैं, तो सबको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जिन्हें नहीं निकालनी आती वो समझ लीजिए। जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑब्वियसली इसमें धातु की निकालनी होती है, उसे हम ले लेते हैं X प्लस क्या है, साथ में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, NH3 है, इस पे चार्ज कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि NH3 जो है वो न्यूट्रल होता है, और Cl जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो Cl क्या होते हैं भाई,
एक Cl जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, एक Cl पे चार्ज होता है -1, तो 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई -3। अब यहाँ पे बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये 3 Cl है, यहाँ पे एक पे -1 चार्ज होता है तो 3 पे -3। अब हम आगे निकालेंगे, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया -3 इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू क्या आया है भाई +3। x इक्वल्स टू 3, यानी कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है +3। और +3 क्या है भाई, प्राथमिक संयोजकता के जितने भी एटम या परमाणु प्रेजेंट हैं उनका क्या है, संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राथमिक संयोजकता का नंबर है वही जो है मेटल जो होता है, हमारा जो धातु प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ आ गई ये चीज़। लास्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, ये जो है बताता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक, वही बात है कि नेगेटिव एटम जो है, नेगेटिव परमाणु जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को क्या करता है, फिक्स करता है, यानी दोनों संयोजकताओं को स्टेबल करता है। यानी कि अगर हम इसको हटा दें, NH3 को हटा दें, तो यहाँ पे हम Cn को भी रख सकते हैं, Cl को भी रख सकते हैं, H2O को भी रख सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम सिर्फ Cl, Cn और F- को ही रख सकते हैं। समझ आ गई भाई। ये है यहाँ पे वर्नर थ्योरी। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन, या यूँ कहें कि वर्नर से बाद में क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आप जो ये कंसेप्ट बता रहे हैं प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का, इसका प्रूफ क्या है, आपके पास में इसका कोई प्रूफ है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल है मेरे पास में इसका प्रूफ, और इन्होंने इस एग्जाम्पल को लेके इसकी आयनिक अभिक्रियाएँ करवाई, आयनिक रिएक्शन करवाई। कैसे करवाई वो अब देखते हैं। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है, या फिर यूँ कहें प्रायोगिक सत्यापन जो किया गया वर्नर के सिद्धांत का, वो किया गया किसके द्वारा, आयनिक अभिक्रिया, या फिर यूँ कहें कि आयनिक रिएक्शन के थ्रू। आयनिक अभिक्रिया जिसे हम कह सकते हैं आयनिक रिएक्शंस के थ्रू। चलिए भाई, सबसे पहले इन्होंने कंपाउंड लिया जो कि है, सबसे पहला जो इन्होंने कंपाउंड लिया वो कौन सा था भाई, बिल्कुल सबसे पहला इन्होंने एक कंपाउंड लिया जो कि है COCl3.6NH3। ठीक है, इसकी इन्होंने रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ में, जिसे कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है भाई, जैसे इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाई तो ऑब्वियसली हमें पता है सिल्वर नाइट्रेट की जब भी रिएक्शन होती है तो सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ में मिक्स होकर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो जब AgNO3 किसके साथ में रिएक्शन करवाएगी तो हमें बाद के प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें जिससे मतलब है वो है AgCl। ठीक है, AgCl का प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट PPT जिसको बोलते हैं, या फिर जिसे कहते हैं अवक्षेप। ठीक है भाई, अब जब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना तो ये कितने मोल बनाए, कितने मॉलिक्यूल्स इसके बने, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे Cl कौन सी संयोजकता में लगे हुए हैं। कौन सी संयोजकता मतलब अगर प्राथमिक संयोजकता से लगे हुए हैं तो वो आयनाइज हो जाएंगे, आयनिक होंगे, और अगर द्वितीयक संयोजकता से लगे हैं तो वो टूट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Cl जो है वो तीनों के तीनों प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनते हैं AgCl के वो बनते हैं 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो बनाता है 6 उपसह संयोजक बंध, या फिर यूँ कहें कि 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस वजह से यहाँ पे तीनों की तीनों क्लोरीन जो है वो जुड़े हुए हैं, तीनों की तीनों क्लोरीन जो हैं वो जुड़े हुए हैं कौन सी वैलेंसी से, प्राइमरी वैलेंसी से। समझ आ गया। ये यहाँ पे जो है मेन वेरिफिकेशन था, किसका वेरिफिकेशन था कि तीनों क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने एक और मॉलिक्यूल लिया, या फिर कहें कि एक और कंपाउंड लिया उन्होंने, वो है COCl3.5NH3। ठीक है भाई, इन्होंने लिया COCl3.5NH3। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी कोई रिएक्शन में नीचे की तरफ एरो हो तो मतलब वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इस तरीके से कहीं कोई भी रिएक्शन में ऊपर की तरफ एरो शो होता है तो मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ एरो शो हो रहा है, मतलब वहाँ कोई उस रिएक्शन के अंदर कोई गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन में बाहर निकल रही है। ठीक है, बाहर की तरफ कुछ जो है कोई गैस वो है वो इवॉल्व हो गई है। बहुत सी रिएक्शन में H2 बना के इस तरीके से ऊपर शो कर दिया जाता है, मतलब गैस जो है वहाँ से वो इवॉल्व हो गई है। चलिए, अब नेक्स्ट इन्होंने एक और कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उसकी रिएक्शन फिर से इन्होंने AgNO3 के साथ करवाई। अब जब प्रेसिपिटेट देखा गया, जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना वो कितने मॉलिक्यूल बने,
बिल्कुल, इस बार बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, किसके? AgCl के। क्यों भाई, क्यों बनेंगे 2? क्योंकि इस बार 5NH3 है हमारे पास में, जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता के लिए जो NH3 प्रेजेंट है वो 5 ही हैं। तो कोबाल्ट क्या करेगा, एक प्राथमिक वाले को अंदर की तरफ ले लेगा और यहाँ पे जो है 3 क्लोरीन की जगह सिर्फ 2 बच जाएंगे। तो प्राथमिक संयोजकता के 2 क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज हो जाने से यहाँ से सिर्फ 2 क्लोरीन बचेंगे। यानी कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये इस तरीके से बना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये यहाँ पे NH3 बन गए हैं, 6 के 6 NH3। ठीक है भाई, ये 6 के 6 NH3 यहाँ पे प्रेजेंट थे। जैसे ही NH, ये यहाँ पे 3 Cl प्रेजेंट थे, जैसे इसके अंदर AgNO3 डाला गया, जैसे इसमें AgNO3 डाला गया, एक Cl, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 है, एक वैलेंसी खाली है यहाँ पे। ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 और 5, एक वैलेंसी खाली है। तो कोबाल्ट क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एक Cl को अंदर की तरफ ले लेगा। जैसे एक Cl को अंदर की तरफ ले लेगा, यहाँ कितने क्लोरीन बच जाएंगे, 2। और ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, प्राथमिक संयोजकता से, प्राइमरी वैलेंसी से। इस वजह से दोनों के दोनों AgCl के साथ जुड़ के प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। समझ आ गया होगा अभी तो कंसेप्ट सारा। अब बात करते हैं थर्ड, COCl3.4NH3। ठीक है भाई, 4NH3 में जैसे ही AgNO3 डाला गया, इस बार बताइए भाई कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे? बिल्कुल, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा AgCl का, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनेगा। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। अब लेते हैं हम लास्ट वाला पॉइंट। अब हमने लिया COCl3.3NH3। ठीक है भाई, इसके अंदर हमने डाला है AgNO3, इसमें हमने डाल दिया AgNO3। अब बताइए कितना प्रेसिपिटेट बनेगा, बताइए। इसके अंदर अब 3 Cl प्रेजेंट हैं, 3 NH3 हैं, और हमें पता है कोबाल्ट कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो यानी कि इसके अंदर कोई भी क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता के रूप में उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नो PPT विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। यानी इस रिएक्शन में कोई भी PPT नहीं बनेगा। ये जब आयनिक अभिक्रियाएं करवाई गई तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे से जो वर्नर की थ्योरी है उसको एक्सपेरिमेंटली उसका वेरिफिकेशन हो गया था, और यहाँ पे जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से माना गया। और इसी कंसेप्ट के रहते हुए जो वर्नर है उन्हें 1913 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है भाई, ये हो गया है सारा कंसेप्ट, ये थी हमारी वर्नर थ्योरी। अब आगे आएंगी इसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं टर्म्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट जो है इसका देख लीजिए। और जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।